डिस्कस करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि हिंदी में बोले तो कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हिंदी में कोशिकीय श्वसन कहते हैं, हिंदी में कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस में जैसे कि प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं, उसी तरीके से रेस्पिरेशन में सेल उस भोजन को तोड़ती है और एनर्जी प्राप्त करती है। यानी कि जब भोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। इसका ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यहाँ पे हमें 6CO2 प्लस 6H2O प्राप्त होगा। और इस 6CO2 प्लस 6H2O के साथ में हमें एनर्जी प्राप्त होगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी को हम ATP लिख सकते हैं, इसको एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर भोजन बनता है, रेस्पिरेशन के अंदर भोजन टूटता है, और जब भोजन टूटता है तो हमें एनर्जी रिलीज होती है। हमें एनर्जी जो मिलती है उस एनर्जी को सेल अपने फंक्शन करने के कार्य में लगा लेती है। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमें ये समझना है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट एब्सेंट नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में भी होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, प्रेजेंस ऑक्सीजन और एब्सेंट ऑक्सीजन, या मैं कहूं कि ऑक्सीजन की कमी है। दो प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो मैं उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहूंगा, तो मैं उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहूंगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहूंगा, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहूंगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। देखना बेटा, वायवीय श्वसन जो है मेनली यही होता है, क्योंकि अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा था CO2 प्लस H2O में और ATP में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब कि एक जटिल पदार्थ है, और उसका जब ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटते हैं तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट के हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है। और उस एनर्जी को हमारी जो सेल है वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शन में यूज में ले लेती है। तो मेनली अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें इस चैप्टर में ये दोनों ही चीजें पढ़नी है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट है तो हमें किस प्रकार से ATP मिलेगा और कितने ATP मिलेंगे? ATP और कितने ATP मिलेंगे? कितने ATP प्राप्त होंगे? यानी कि आपको ये जानना है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनने हैं और अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में कितने ATP बनने हैं। देखना बेटा, ऐसे समझने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, या आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ी होंगी ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर ये बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हो। वैसे बायोकेमिस्ट्री बोल दूं मैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हमें रेस्पिरेशन जो है वो
सेल में पढ़ना होता है, वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, बस डिफरेंस ये होता है। अगर एनिमल सेल है तो हम ग्लूकोज पढ़ लेते हैं, और अगर प्लांट सेल है तो हम वहां पे स्टार्च या सुक्रोज पढ़ते हैं। ग्लूकोज की जगह हम क्या ले लेते हैं, सुक्रोज ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज, ठीक है, जो हमने भोजन के रूप में लिया उससे हमें किस तरीके से एटीपी मिल जाए। एटीपी क्या है? एटीपी है एनर्जी, एटीपी क्या है? ऊर्जा। ठीक है, अभी हमें दो प्रकार से मिल सकती है, एरोबिक रेस्पिरेशन से भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी। एरोबिक रेस्पिरेशन एक फास्ट प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एक फास्ट यानी कि तेज गति से होने वाली रिएक्शन होती है, फास्ट प्रोसेस होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्लो होती है या धीमी गति से होने वाली रिएक्शन होती है, धीमी गति से चलने वाला पाथवे होता है। तो बेटा इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो आगे हमें चलना है और आगे इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि ग्लूकोज का किस तरीके से ब्रेकडाउन होना है। तो देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, अगर स्क्रीनशॉट इतना लेना है तो ले सकते हो। देखना बेटा, इस चैप्टर में हम कंप्लीट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। कंप्लीट मेटाबॉलिज्म बोले तो हमें उपापचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उपापचय पढ़ना है, यानी कि किस तरीके से पूरी मेटाबॉलिज्म एक सेल के अंदर चलती है, यानी कि पूरी मेटाबॉलिज्म, पूरा उपापचय होने के बाद हमें किस प्रकार से एनर्जी मिलती है। तो मैं इस सेल को, मैं मान लो ये सेल बना रहा हूं, ठीक है, ये सेल है, और इस सेल में ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है बेटा, ये सेल थी, ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इसको अपन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का अवकाश बोलते हैं, कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसको मैट्रिक्स बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बेटा देखना, हमारा जो रेस्पिरेशन है, या मैं बोलूं कि मेटाबॉलिज्म है, उपापचय है, वो बेसिकली 4 स्टेप्स में पूरा होता है। पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। बेटा दूसरी स्टेप है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और बेटा तीसरी आपकी जो रिएक्शन है वो है क्रैब चक्कर, या तीसरा जो पाथवे है वो है क्रैब साइकिल, जिसको हिंदी में क्रैब चक्र कहते हैं। और चौथा आपका जो पाथवे है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चारों स्टेप्स जब कंप्लीट होती हैं तब हमें एटीपी मिलती है। तब हमें क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। अब किस तरीके से चलती हैं और कौन सी सेल के अंदर कहाँ चलती है, यानी कि कौन सी साइटोप्लाज्म में चलती है, कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, इतना हमें पढ़ना है। तो देखना बेटा, ध्यान रखना कि ग्लाइकोलाइसिस इकलौती ऐसी रिएक्शन है या ऐसा साइकिल है जो सिर्फ और सिर्फ कहां चलता है, जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो किस में चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है, साइटोप्लाज्म में चलती। तो सेल में अपना साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूं, यहाँ पे अपनी चलनी है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बेटा, यहां कौन सी रिएक्शन चलनी है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? देखना, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पायरुवेट में बदल जाना, या मैं कहूं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पायरुवेट में टूट जाना। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का किस में टूट जाना? पायरुवेट में टूट जाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अलावा बाकी ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये कहां चलती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती हैं। ये तीनों कहां चलती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती हैं। ध्यान रखना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस चलती है आपकी साइटोप्लाज्म में, बाकी ग्लाइकोलाइसिस के बाद सब कुछ चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखना इस वीडियो में हमें इतना जानना है, स्टेप्स आपको नहीं रट्टा मारनी है कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से बीच में स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स आती हैं, क्रेब साइकिल में कौन सी इंटरमीडिएट, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस में क्या होता है और कितने एटीपी मॉलिक्यूल कहां से, एनएडीएच मॉलिक्यूल कहां से, किस तरीके से कौन सा पंप काम करता है और कहां से कितनी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो देखना ग्लाइकोलाइसिस आपकी यहां, उसके बाद जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी कि रेस्पिरेशन अगर एरोबिक चलेगा, रेस्पिरेशन अगर एरोबिक चलेगा, एरोबिक मतलब कि मैं कहूं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो पायरुवेट जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स में आएगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अगर आपके पास एब्सेंट है क्या? ऑक्सीजन, तो आपका होना है फर्मेंटेशन। तो आपका क्या होना है? फर्मेंटेशन, या मैं कहूं इस न्यूक्लियस को एक बार मैं यहां से हटा रहा हूं, तो क्या होना है आपका? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में आप किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हो? किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन होना है। ठीक है बेटा, अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा था, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा था। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाओगे, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आप साइटोप्लाज्म में ही रह जाओगे और आपका क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब फर्मेंटेशन में भी दो तरीके से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, या तो हमें लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, या तो हमें लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, या फिर हमें इथेनॉल मिल जाएगा, या मैं कहूं कि अल्कोहल मिल जाएगा। इथेनॉल मिल जाएगा या अल्कोहल मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो मैं इस डायग्राम को मिटा के और इसके आगे की स्टेप्स जो कि अपनी है पीडीएच कॉम्प्लेक्स वो समझाऊं। ठीक है, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इस बोर्ड को आप मानना कि एक सेल है। ठीक है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन चल रही थी? साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन चल रही थी? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा था? ग्लूकोज का पायरुवेट में बदल जाना। वही तो ग्लाइकोलाइसिस कहला रहा था। ग्लूकोज का किस में बदल जाना? ग्लूकोज का पायरुवेट में बदल जाना। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदल जाना। ठीक है, ये था साइटोसोल में। अब पायरुवेट आपकी दूसरी स्टेप आती है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलती। ये ग्लाइकोलाइसिस थी। ये क्या थी? इसको क्या बोला था? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बच्चों, इसको हमने बोला था ग्लाइकोलाइसिस। अब
पायरवेट जो है वो बेचारा इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है, या मैं कहूं कि पायरवेट एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। इतना समझ में आ गया। और आपने ये भी पढ़ा कि दोनों ही केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस तो चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चली। अब मैं एक बार एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में अपन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि हम आप पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका पायरवेट, ठीक है, पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में बदल जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देखना बेटा, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, पायरवेट आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो जब ग्लूकोज पायरवेट में बदला होगा तब हमें कितने मॉलिक्यूल पायरवेट देके गया होगा? 2 मॉलिक्यूल पायरवेट देके गया होगा। तो जब पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में बदला था, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का मॉलिक्यूल था? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था। तो यहां से भी अपने को एक CO2 बाहर मिली होगी, ठीक है। अब बेटा अपने पास 2 ही पायरवेट थे तो अपने पास 2 ही क्या बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। समझ में आ गया? तो हमारे पास पायरवेट 2 थे तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में भी 2 आएंगे और CO2 भी हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। अगला स्टेप जो होगा वो होगा क्रेब साइकिल। यानी कि मैं कहूं कि इतनी स्टेप यहां पे ये था आपका PDH कॉम्प्लेक्स, इसको हमने बोला पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमें हमारा ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ये एंटर करेगा किसमें? हमारी थर्ड स्टेप में। और हमारी थर्ड स्टेप थी क्या? क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में सबसे पहला जो इसको एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल होगा वो होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है वो इस 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमें देगा एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या देता है? सिट्रिक एसिड, जो कि कितने का? 6 कार्बन का। 4 कार्बन का तो इसको ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल था। क्रेब साइकिल में ग्रहण करने वाला फर्स्ट, ध्यान रखना, सबसे पहले क्रेब साइकिल में सबसे पहले इस एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है और ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलके क्या बना रहा है? 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। और बेटा सिट्रिक एसिड से फिर आइसोसिट्रेट, ये आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स याद नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं है इनको याद करने की। फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लिटरेट, और अल्फा कीटोग्लिटरेट के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, और सक्सिनेट से बेटा फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट से बेटा मैलेट, और मैलेट से बेटा ऑक्जेलो एसिटेट। तो आपको इसकी इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। तो वो जितना मैं बता रहा हूं कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपको याद रखना है, ये फर्स्ट सबसे पहला एक्सेप्टर है, ग्राही है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है। तो ये कौन सा चक्र था? ये था क्रेब साइकिल। और इस क्रैब साइकिल में जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस क्रैब साइकिल में हमें, जैसे कि मैं कहूं सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से हमें एक NADH का मॉलिक्यूल मिला था, एक NADH का मॉलिक्यूल मुझे अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाने में मुझे एक NADH यहाँ मिला था। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पे मेरे को एक GTP मिला था। उसके बाद मेरे को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फ्यूमरेट बनाने के लिए मुझे फिर एक FADH मिला था।
और फिर मुझे एक NaDH मिला था। तो बेटा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूं, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है देखना, एक NaDH, दो NaDH और तीन NaDH। तो आपको यहाँ क्रैब साइकिल में कितने NaDH मिले? आपके यहाँ क्रैब साइकिल में कितने NaDH मिले? तीन तो NaDH मिले आपको, ठीक है, तीन तो NaDH मिले। FADH एक मिला, FADH एक मिला, और ATP कह दूं, GTP कह दूं, आपको कितना मिला? एक मिला, ठीक है बेटा। तो आपको या GTP बोल दूं या मैं इसको ATP बोल दूं, यानी कि एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी मिली है। तो तीन NaDH, एक FADH और एक GTP हमें एक चक्कर में मिल जाती है। तो देखना बेटा हमारे पास दो एसिटाइल कोएंजाइम में थे ना, तो हमारे यहाँ पे साइकिल भी दो बार दौड़ेगी, साइकिल भी दो बार चलेगी। तो हमारे जो तीन तीन थे हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो से मल्टीप्लाई क्यों करा है? दो से मल्टीप्लाई करने का हमारा ये था कि अभी हमने एक चक्कर पढ़ा, जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे ही क्रैब चक्कर में एंटर करता है तो हमने पढ़ा कि तीन NaDH मिले थे, तीन मॉलिक्यूल NaDH के मिले थे, एक मॉलिक्यूल FADH का मिला था और एक मॉलिक्यूल आपको ATP मिला था। डायरेक्ट ATP कह दूं या GTP कह दूं। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम में दो है तो बेटा साफ सी बात है कि आपका क्रैब साइकिल भी दो बार चलेगा, आपका क्रैब साइकिल भी दो बार चलेगा, ठीक है। तो मैं कहूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में हमारे को दो NaDH मिलते हैं और हमें दो ATP मिलते हैं, ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना। और यहां से हमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में जब CO2 निकला था तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में यहां से भी हमें एक NaDH, जब एक पायरुवेट जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा तो एक NaDH। जब हमारे पास दो पायरुवेट थे तो हमारे पास दो ही एसिटाइल कोएंजाइम में बने थे, जिस तरीके से दो CO2 मिले थे उसी तरीके से हमें यहाँ पे दो ही क्या मिलेंगे? NaDH मिलेंगे। दो क्या मिलेंगे बेटा? NaDH मिलेंगे। इतना समझ में आ गया कि हमें एक ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में दो NaDH मिलते हैं, दो ATP मिलते हैं, ठीक है बेटा। जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें एक NaDH मिला था लेकिन हमारे पास दो पायरुवेट थे, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेंगे तो दो बार साइकिल चलेगी ये वाली, तो आपको दो NaDH मिल जाएंगे टोटल। और यहाँ पे भी आपकी साइकिल दो बार चलेगी, तो आपके शुरू एक साइकिल में आपको तीन NaDH, एक FADH, एक ATP मिला था। तो बेटा आपकी साइकिल दो बार चलेगी तो आपको दो से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना समझ में आ गया? देखना आगे। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो हिंदी की, कि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, तो बेटा ऐसी कोई चीज होती है ना जो मतलब जिसका जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको बहुत ज्यादा बताना आप समझ नहीं पाते, वो चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, उसको क्या हिंदी में पढ़ोगे? उसकी हिंदी भी वही है और उसकी इंग्लिश भी वही है। तो जैसे मान लो मैंने ये सेलर को आपको बताया कि हिंदी में कोशिकीय होता है, उसी तरीके से आप ग्लाइकोलाइसिस को हिंदी में ग्लाइकोलाइसिस ही कहते हैं, पायरुवेट को भी हिंदी में पायरुवेट ही कहते हैं और इंग्लिश में भी पायरुवेट ही कहते हैं। तो इन चीजों को मैं क्या हिंदी लिखूं और क्या इंग्लिश लिखूं? तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है। नोट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, या नोट्स नहीं भी मिलते हैं तो नोट्स मैं जितना यहाँ पे लिखवाऊंगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखना हमने तीन चीजें पढ़ी हैं अभी तक, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, पीडीएच कॉम्प्लेक्स पढ़ा और हमने क्रैब साइकिल पढ़ा। मैं उन तीनों को एक बार लिख रहा हूं, एक बार लास्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा बेटा आपने, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में आपने बेटा क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा था कि ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनाती है, ये ग्लूकोज से
पायरवेट बनाती है और हमें 2 NADH देके जाती है और बेटा 2 ही क्या देके जाती है, ATP देके जाती है। ठीक है, फिर ये उसके बाद ये जो पायरवेट है, ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का था, पायरवेट 3 कार्बन का था, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरवेट के आ गए। ठीक है, अब ये पायरवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया। ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद पायरवेट जो है आपका एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल गया, एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल गया और यहाँ पे आपको एक NADH देके गया। जब एक पायरवेट एक एसिटाइल को एंजाइम मतलब तो आपको एक NADH देके गया, तो 2 पायरवेट थे तो आपको ये 2 NADH देके जाएंगे और आपके एसिटाइल को एंजाइम में भी 2 ही बनाएंगे। ठीक है, अब बेटा ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का था, जाहिर सी बात है यहाँ से CO2 भी निकला होगा, तो यहाँ से 2 ही मॉलिक्यूल CO2 के भी निकल गए। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है? क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल में सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है, ये इस 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को ग्रहण करके सिट्रिक एसिड बनाता है। और उसके बाद आपने ये पूरी साइकिल पढ़ी थी, अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि इस तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप थी बीच वाली, वो आपको याद नहीं करनी, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें 3 NADH मिले थे, एक FADH मिला था और हमें एक ATP मिला था। ठीक है बेटा, तो एक साइकिल में हमें इतने मिले थे। तो जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रैब चक्कर में एंटर करा तो ये मिले थे, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो दो साइकिल चलेंगी, तो हम इन प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ गया। 2 NADH 2 ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिले, 2 NADH हमें PDH कॉम्प्लेक्स से मिले और क्रैब साइकिल से हमें 3 NADH और एक FADH और एक ATP मिला। इस चीज को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, चलो अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप पहुंच गए हो क्योंकि आपके 3rd स्टेप तक आप चले गए हो, क्रैब साइकिल तक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैं एक बार आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर, कि जैसे मैं कहूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है। और बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन के बीच का अवकाश है जिसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और बेटा ये आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये आपकी अंदर वाली ये आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अंदर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। देखना बेटा हमारी एक स्टेप बची है, 4th स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा क्या होता है कि हमें ये जानने हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किस प्रकार से प्रोटॉन पंप होते हैं और किस प्रकार से हमें ATP मिल जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान देना। अगर आपने ये दिमाग में सोच लिया कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पता नहीं क्या होता है ये ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, आज तक समझ में नहीं आया, क्या समझ में आएगा? तो भाई नहीं आएगा समझ में। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे और समझने ये आज सोच के ये बैठोगे कि हमें इस वीडियो में समझना ही है, तो बेटा जरूर समझ में आएगा। इस वीडियो के अंत में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना, ये आपकी थी अंदर वाली मेम्ब्रेन, जिसको मैं इनर मेम्ब्रेन लिख रहा हूं, IM से लिख रहा हूं, इनर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो है वो मैट्रिक्स है, सबसे नीचे जो बच गया माइटोकॉन्ड्रिया का वो मैट्रिक्स है। तो देखना, एक पंप ये होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स ये होता है जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, एक कॉम्प्लेक्स ये होता है जो कॉम्प्लेक्स हम जिसको कॉम्प्लेक्स 3rd बोलते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स ये होता है जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है, और एक कॉम्प्लेक्स ये होता है जो कुछ इस तरीके का बना होता है F0।
हमने यहाँ F0 F1 सब यूनिट तक 5 कॉम्प्लेक्स देखे थे। जो लास्ट कॉम्प्लेक्स था वो हमारा था एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इस एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को 2 सब यूनिट में विभाजित किया गया है, 2 उप इकाई में विभाजित किया गया है। पहली है F0 सब यूनिट, दूसरी है F1। देखना बेटा, ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं ये जानना जरूरी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली, जिसको अपन इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का अवकाश। अब देखना, अभी तक आपने जो पढ़ा वो था ग्लाइकोलाइसिस पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोलाइसिस पीडीएच कॉम्प्लेक्स, अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा वो था ग्लाइकोलाइसिस पहला, दूसरा पीडीएच कॉम्प्लेक्स, तीसरा क्रैब साइकिल, तीसरा क्रैब साइकिल, और फोर्थ अपना अब जो चल रहा है वो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ जो चल रही है वो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ पढ़े थे कि हमारे पास यहाँ 2 NADH मिले थे और 2 ही ATP मिले थे हमें। पीडीएच कॉम्प्लेक्स में हमें याद हो, पीछे आप ध्यान से देखे होंगे कि हमारे पास 2 NADH आए थे, और क्रैब साइकिल में हमारे पास 3 NADH, 1 FADH और बेटा 1 GTP कह दूं या मैं उसको ATP कह दूं, ये हमारे पास आया था। ठीक है, 1 है ये 1 FADH, 1 FADH और 1 ATP कह दूं या GTP कह दूं। ठीक है, अब कि जितने भी NADH है और जितने भी FADH है वो क्या है, डायरेक्ट एनर्जी नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट एनर्जी जो है वो हमारे पास ATP है, या मैं कहूं कि GTP है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट जो ATP है उसको तो कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट हमारे पास बनी बनाई ATP है। ठीक है, लेकिन जो NADH है और FADH, इनसे हम किस तरीके से ATP बना सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वही आज हमें जानना है। तो देखना बेटा, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स था, पहला जो कॉम्प्लेक्स था उसका नाम था NADH डिहाइड्रोजिनेज। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना, आपको नाम से नाम ध्यान नहीं रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाला जो है वो कुछ NADH करके है और दूसरा वाला जो है वो FADH डिहाइड्रोजिनेज है, मतलब वो FADH करके कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गेट है, जितने भी NADH हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और जितने भी FADH हैं वो सेकंड नंबर को अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो देखना, जितने भी NADH हैं वो सारे के सारे NADH 1 नंबर वाले कॉम्प्लेक्स के पास भाग के आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये प्रोटॉन पंप करेगा, और वो प्रोटॉन कहाँ पंप करेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच के अवकाश में। तो अब बेटा एक चीज आपको जो यहाँ ध्यान रखना है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये बेचारा NADH और ये ATP आपको पता ही है कहाँ पड़े हुए हैं, साइटोसोल में, या मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म में कहाँ पड़े हैं ये, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती थी, साइटोप्लाज्म में। तो देखना, ये सारे तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है, लेकिन NADH ग्लाइकोलाइसिस का NADH बेचारा क्या करे, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, तो इसको भी तो एनर्जी में बदलना है ना। तो एनर्जी में बदलना है तो इसको जाना कहाँ पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक दिक्कत आ गई बेटा, दिक्कत ये थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो तो पारगम्य झिल्ली होती है, उसके माध्यम से कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन जो इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसका नेचर कुछ ऐसा होता है कि ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल यानी कि मैं कहूं कि अर्ध पारगम्य, ये कैसी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो बेटा इस मेम्ब्रेन पे 2
कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, मैं कहूं कि दो गेट या दो दरवाजे लगे होते हैं जिसको मैं शटल सिस्टम बोलता हूं। एक का नाम है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, और बेटा दूसरे का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। शटल का मतलब यहां दरवाजा है, शटल सिस्टम यानी कि गेट है, ठीक है। तो दो गेट लगे हुए हैं, मैलेट एस्पार्टेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये किसके लिए है? NADH के लिए। बेचारा NADH इंतजार कर रहा है कि मैं कैसे जाऊं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कैसे जाऊं मैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दो चौकीदार बैठे हैं दोनों गेट के ऊपर। ये जो G वाला है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, G फॉर घूसखोर, घूसखोर मतलब कि रिश्वतखोर। तो ये G वाला है, ये बेईमान है। मतलब ये इस NADH को कहता है भैया तेरे को अंदर तो जाने दूंगा, लेकिन तू अंदर तभी जाएगा जब मेरे को कुछ रिश्वत के तौर पे देके जाएगा। तो ये NADH आया और इस वाले के माध्यम से आएगा। तो ये कह रहा है कि रिश्वत के तौर पे मुझे क्या देके जाएगा, तो मैं तुझे FADH में बदलवाऊंगा, ठीक है। तो बाहर जो दो NADH थे वो अंदर मैट्रिक्स में दो FADH में बदल गए, ठीक है। ध्यान रखना NADH जो है वो ज्यादा ATP बनाता है, लगभग 3 ATP या मैं कहूं 2.5 ATP बनाता है, या यहाँ पे FADH जो है वो उसकी एनर्जी करेंसी कम है, यानी कि वो 1.5 ATP या 2 ATP बना पाता है। तो इसने रिश्वत के तौर पे जब एक NADH अंदर गया तो उसको एक FADH में बदलवाया, दूसरा NADH अंदर गया तो दूसरे FADH में। तो बेटा देखना बाहर जो दो NADH थे, एक NADH 2.5 ATP बनाता है, तो दो NADH जो है वो 5 ATP बना रहे थे। लेकिन अब दो FADH जो है वो एक FADH 1.5 ATP बनाता है, तो दो FADH 1.5 इंटू दो FADH क्या बनाएंगे, दो FADH 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो यहाँ पे नुकसान कितना हुआ, 2 ATP का। कितना हुआ, 2 ATP का। और लेकिन ये एक दूसरा वाला जो गेट पे चौकीदार बैठा था वो बेचारा ईमानदार है, ठीक है। तो ईमानदार वाले के थ्रू अगर ये NADH आया, ईमानदार वाले के थ्रू अगर ये NADH आता है तो बाहर भी दो NADH थे और अंदर भी दो NADH, यहाँ पे कोई इसको नुकसान नहीं है। तो तभी तो आपने देखा होगा कि कभी 30 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज से और कभी 32 ATP बनते हैं। तो बेटा ये जो दो का डिफरेंस आता है वो इसी वजह से आता है। अगर ईमानदार वाले से NADH अंदर गया होता तो पूरे 32 ATP बने होते, अगर बेईमान वाले से अंदर गया होता तो पूरे के पूरे 30 ATP बने होंगे। यानी कि 2 ATP का नुकसान जो होता है वो 3 ATP और 5 ATP या 5 ATP या 3 ATP, 2 ATP का नुकसान हो गया ना, वो इस वजह से होता है ये डिफरेंस। ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले हो तो देख लेना, अगर वैसे समझ लो, ठीक है। चलूं आगे। अब बेटा आपने ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा। अब हमारे पास जो एक चीज आती है वो ये है कि हमें याद क्या करना है। देखना बेटा, हमें टोटल कितने ATP मिलते हैं एक ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज से हमें टोटल या तो 30 ATP मिलते हैं या तो 32 ATP मिलते हैं, ठीक है। ये 30 और 32 में जो डिफरेंस आता है वो आपके उस गेट की वजह से था जो आपने इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया की पे लगे हुए थे। समझ में आ गया। अब आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चीज ध्यान रखने की थी, वो था 5th कॉम्प्लेक्स। वो क्या था, 5th कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम था ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। बेटा उसमें जो दो सब यूनिट थी F0 और F1, उनमें से F0 जो थी वो मेम्ब्रेन में धसी हुई थी और F1 थी वो नीचे मैट्रिक्स में लटकी हुई थी। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी लोकेशन यानी कि ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स की लोकेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था,
ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स लगे हुए थे थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। ठीक है बेटा, जब NADH जितने भी थे जो माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो NADH सारे के सारे इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और FADH जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इसको देंगे, NADH इसको देंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, जब FADH से कोई प्रोटॉन पंप नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। सेकेंड कॉम्प्लेक्स से कभी भी प्रोटॉन पंप नहीं होते, और प्रोटॉन जाते कहाँ हैं, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। तो यहाँ से 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से 2 प्रोटॉन, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 से 4 प्रोटॉन। तो टोटल कितने प्रोटॉन, 4 2 6 और 4 10, टोटल यहाँ 10 प्रोटॉन हो गए। कब होते हैं 10 प्रोटॉन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है कि NADH इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन का दाता अगर NADH है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर यहाँ से सेकंड के पास जाएगा, सेकंड के से थर्ड पे जाएगा, और थर्ड पे फोर्थ, और फोर्थ से यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ से प्रोटॉन पंप होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन पंप करता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आने के बाद ये सारे के सारे प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से सारे यानी कि एक धक्का सा लगता है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन में कि हाई कंसंट्रेशन की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपके मूव करेंगे। F07 जरा मैं एंटर किस में करवा रहा हूँ, सिर्फ F07 में। कहाँ से होते हुए आए हैं, F0 से। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, F1 को टच भी नहीं करा। तो यानी कि आपकी जो F0 है, F0 का काम क्या है, F0 का काम है सिर्फ और सिर्फ एक चैनल की तरह काम करता है, कि गेट की तरह काम करता है। लेकिन F1 जो है वो एक कैटालिटिक सब यूनिट है, यानी कि जो मोटर घूमती है ना, उसी तरीके से F1 जो है वो घूमता है, और हमें क्या देता है, ATP देता है। ठीक है बेटा, हमें बनाना क्या था, ATP बनाना था। ATP हमारे पास बन गया है। NADH जितने भी थे जो PDH कॉम्प्लेक्स के से स्टार्ट थे, PDH कॉम्प्लेक्स क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही थे, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में थे सारे के सारे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH आपको पता ही है कि उसके पास 2 गेट थे, 2 रास्ते थे जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, या तो ईमानदार वाले रास्ते से जाओ या बेईमान वाले रास्ते से जाओ। ईमानदार वाले रास्ते से अगर गया होता तो पूरे के पूरे ATP बनते, और अगर बेईमान वाले से गया होता तो 2 ATP का नुकसान हो रहा था, वो आपने पीछे देखा था। तो बेटा हमारा इस वीडियो में या इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था कि ATP किस तरीके से ATP का निर्माण होता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में किस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल रेस्पिरेट करती है, सेल सवशन लेती है, सवशन करती है और अपनी एनर्जी बनाती है, एनर्जी देती है। यानी कि जब फूड जो कि एक जटिल पदार्थ है, फूड क्या है, अपन जो खा रहे हैं वो है क्या, वो एक कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, वो टूटेगा भैया तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो जैसे ही फूड टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जो हमने कुछ खाया, भोजन किया, भोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। तो बेटा इस चैप्टर में आपको ध्यान रखने वाली बातें यही हैं कि कितने एटीपी, कब कितने एटीपी बनते हैं, कब कितने एनएडीएच बनते हैं और कौन से केस में कितने बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, क्रैब चक्कर की इंटरमीडिएट स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस के बीच की जो चक्र की जो बीच की स्टेप्स है वो आप ध्यान रख लेना, उसको जरूरी भी नहीं है वैसे याद करो, रट्टा मारना कोई जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बस, ठीक है। तो इसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति थी तो हमारे पास इतने एटीपी बने, 30 या 32 एटीपी बने। लेकिन बेटा जब बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो हमारा ना तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स चलता है, ना हमारा क्रैब साइकिल चलता है और ना ही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। उस टाइम जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या चलता है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है ना पायरुवेट, वो पायरुवेट बेटा 2 स्टेप्स में यानी कि उसके 2 मंजिल होती हैं, या तो वो लैक्टिक एसिड बना लेता है
या तो वो इथेनॉल बना लेता है। इस केस में बेटा लैक्टिक एसिड डायरेक्ट प्रोसेस यानी कि पायरुवेट से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए इसके बीच में एक स्टेप यानी कि एक चीज और बनती है जिसको हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिड एल्डिहाइड, यानी कि ये दो स्टेप है, पहले एसिड एल्डिहाइड बनेगा, बाद में इथेनॉल बनेगा। तो बेटा यहाँ पे जब एसिड एल्डिहाइड बनता है तो जो दो NADH ग्लाइकोलाइसिस में जो दो NADH बने थे अपने पास, जो दो NADH मिले थे वो दो NADH ही यूज कर लेता है, दो NADH यूज करके और क्या बनाता है NAD+, यानी कि यहाँ से दो NADH बेचारे को मिले थे और यहाँ पे इसने वापस छीन लिए। तो इथेनॉल में जब इथेनॉल बनता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे दो ATP भी बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो दो ATP बच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाते हैं? दो ATP। तो बेटा ध्यान रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ATP बचते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पूरी प्रोसेस जो पढ़ी थी कि 30 ATP और 32 ATP कैसे बनते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे, बाकी नेक्स्ट अगला चैप्टर हम कल आगे इससे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।